आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है नबी रहमत वजह तख्लीक कायनात का यौम विलादत, उसवा हसना पर अमल क्यों नहीं, हुब्बुल वतनी पर सवालात, सियासी इल्जामात कब बदलेंगे, क्या पीडीएम इत्तेहाद में दरारें पड़ चुकी हैं, गंदम की इमदादी कीमत पर इत्तफाक राय क्यों नहीं हो सका, और फिर पाकिस्तानी तलबा के ख्वाब ताबीर कौन देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इससे पहले कि कोई और बात की जाए, जिक्र करेंगे आकाए दो जहां वजह तख्लीक कौनो मका की ज़ात का कि जिनकी विलादत का महीना है। ये महीना नबी मेहरबान रहमतुल्लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है। नबी मेहरबान जिन्होंने दुश्मनों को दुआएं दी, खून के प्यासों को अपनी रहमत से नवाजा, जिन्होंने अरब की उम्मी माशरे को पूरी दुनिया में अफजल बनाया, जिन्होंने अरब के माशरे को अखलाकियात सिखाए, जीने के तौर तरीके बताए, जिंदगी गुजारने का हुनर दिया। इसी महीने के अंदर फ्रांसीसी सदर के मुतनाज़े बयान के बाद सरकारी सतह पर नापाक जसारत के बाद पूरी उम्मत शदीद इस्तराब में है। कुरे अर्ज़ पर बसने वाला हर मुसलमान सरापा एहतजाज है। आज इस्लामाबाद में आपपारा के मकाम पर ताजरों ने गुस्ताखाना खाको और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। ताजरों ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अपने मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहिरे ने आपपारा से फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब जाने की कोशिश की तो पुलिस ने आपपारा से डिप्लोमेटिक एनक्लेव जाने वाली सड़क कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी। पुलिस ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने सेरीना चौक पर भी कंटेनर लगाकर रास्ता चौक कर दिया। इस दौरान मुजाहिरीन ने सेरीना चौक पर कंटेनर हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की। यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान शदीद गुस्से में है, जिसका इजहार वो सड़कों पर निकलकर मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज की सूरत कर रहे हैं। आज का एहतजाज क्या था और वहां पर मुजाहिरीन कितने मुश्तिल दिखाई दिए, कितना गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मुसलमानों के गुस्से और इस्तिराब की वजूहात के बारे में आज वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अब जो हॉलोकास्ट है वो जाहिर है कि यहूदी सारी कम्युनिटी को बड़ी तकलीफ देती है। मगरब के अंदर उन्होंने ऐसा किसी भी मीडिया पॉलिटिशियन किसी की जुर्रत नहीं है कि हॉलोकास्ट के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बात कर सके, बल्कि 4 ऐसे यूरोपियन शहर हैं वहाँ वो जेलों में डाल देते हैं कि अगर आप सिर्फ यही कहें कि अगर वो कहते हैं 60 लाख मरे थे हॉलोकास्ट में, अगर आप कहें नहीं जी 60 लाख नहीं 20 लाख, जेल में डाल देते हैं। किसी भी ह्यूमन कम्युनिटी को तकलीफ़ होती है किसी चीज़ से, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। यकीनन फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मुजरू हुए हैं और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। साल 2013 में बरतानवी सियासतदान और लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमा जेरमी कोर्बन इंतहाई मोहतात अल्फाज में यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे थे, जिस पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। इंसानों की एक कलील आबादी के खिलाफ बात मगरबी कवानीन में तस्लीम नहीं की जाती, तो एक मुसलमान जिसके लिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अपने माँ बाप, मालो औलाद और अपनी जान से बढ़कर अजीज़ है, तो वो कैसे ऐसी गुस्ताखियाँ तस्लीम कर लेगा। आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने शान रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवा हसना, इस्लामोफोबिया और हॉलोकास्ट के मामलात पर गुफ्तगू की है, वही उन्होंने दीगर मामलात का भी अहाता किया है। वज़ीर मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है। हज़रत उमर ने जब फैसला किया कि खालिद बिन वलीद को सिपा सलार से हटाने का, आप सोचें खालिद बिन वलीद जैसा कोई दुनिया में सिपा सलार आया ही नहीं, वो कोई जंग ही नहीं आ रहे, वो एक जीनियस थे, मिलिट्री जीनियस थे। उसके बावजूद हज़रत उमर ने उन्हें कहा, उनको हटा दिया सिपा सलार होने से। और हज़रत उमर ने ये कहा कि मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अगर हम सबसे बेहतरीन भी दुनिया का सिपा सलार हटा दें, लेकिन ईमान की इतनी कुव्वत है कि जो भी आएगा वो जीतेगा और जीते लोग। अब जरा मुल्की सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं, जहाँ लीगी रहनुमा अयाज सादिक के बयान के बाद दोनों जानिब से होने वाली बयानबाजी में शिद्दत आ गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक के बयान के बाद से लेकर अभी तक के बयानात में शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है। इसी मामले पर वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अयाज सादिक की कही बात माफी से आगे निकल चुकी है, बात माफी से आगे बढ़ गई है, कानून अपना रास्ता लेगा।
सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक बयान में शिबली फराज ने कहा है कि रियासत को कमजोर करना नाकाबिले माफी जुर्म है, जिसकी सजा अयाज सादिक और उनके हवारियों को जरूर मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने भी साबिक स्पीकर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो क्या कह रहे थे वो आपके सामने रखते हैं कि आपको बड़ा पता चल गया कि टांगें कांपती हैं, पाँव में बैठे हुए थे टांग पकड़ के। अब बैठे कहाँ थे जहाँ से आपको टांगें पकड़ने की आदत आपको पता चल गया? ये आदत आपकी क्यों नहीं जाती पाँव में बैठने की? आप किस जगह पे बैठे हुए थे जो आपको टांगें कांपने की फील हो गई? तो ये जरा कौम को बताइएगा। गुज़श्ता रोज शिबली फराज समेत हुकूमती तर्जुमानों ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली से माफी मांगने का मुतालबा किया, लेकिन तर्जुमानों की नजर में आज बात माफी से आगे बढ़ गई है। ऐसा ही सवाल कल साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी से भी पूछा गया। उन्होंने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में क्या मौक़िफ़ अपनाया, वो मौक़िफ़ भी आपके सामने रखता है। वज़ीर आज़म साहब आकर अपने बुज़रा की माफ़ी मांगेंगे तो मैं समझता हूँ कि या सादिक साहब जिम्मेदार आदमी है, वो भी माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि ये मामला एक तरफ़ा नहीं है। बदकिस्मती से इसके असरात जो हैं वो वसी हैं, उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन मामला जो है वो एक तरफ़ा नहीं, और मामला आज का नहीं है, मामला 2018 के इलेक्शन से है, और पिछले 2.25 साल से यही माहौल असम्बली के अंदर है, जिसकी वजह से इस किस्म की मामले पैदा होते हैं। वज़ीर आज़म साहब आएँ, लीडर ऑफ द हाउस हैं, बात करें, वो कहेंगे जी हमसे माजी में गलतियाँ हुई हैं, हमने हर किस्म की गालियाँ भी दी हैं, हर किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। यकीनन अयाज सादिक साहब भी, मैं खड़ा होकर माफ़ी मांग लूँगा जी, मैं कि हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। अब अयाज सादिक के कौमी सलामती से मुतालिक बयान पर एक शहरी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लाहौर और रावलपिंडी में अलग अलग दरखास्तें दे दी हैं। लाहौर पुलिस को दी गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरखास्त गुजार का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। 29 अक्टूबर की शाम 7 बजे वो एक टीवी प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें अयाज सादिक का बयान नशर हो रहा था। वो इंडियन फौज के हक में बोल रहे थे और हमारी फौज के सरबराह और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। दरखास्त गुजार ने कहा है कि उनकी अक्ल के मुताबिक अयाज सादिक एक इंडियन एजेंट का किरदार अदा कर रहे थे और वो पाकिस्तान की सलामती और इज्जत पर खुल्लम खुला हमला कर रहे थे, जो गद्दारी के जुमरे में आता है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अयाज सादिक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस के मुताबिक दोनों दरखास्तों पर कानूनी कार्रवाई के हवाले से लीगल राय के लिए इसे भिजवा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा को पहली बार दर्ज नहीं होगा। अब इससे कबल गुजरावाला जलसे के दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर के बाद तमाम लीगी क़यादत और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। इसी दौरान एक और दरखास्त दोबारा शादरा थाने में दर्ज हुई। यही नहीं बल्कि मज़ार कायद के वाक़े के बाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान को लेकर नून लीग के दरमियान भी इख्तलाफ पाया जाता है। इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक के बयान पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मुसर्रत का इजहार किया है और पार्टी रहनुमाओं को इसका दिफा करने की हिदायत की है, लेकिन मुताद्दिद लीगी रहनुमाओं ने दिफा करने से इनकार कर दिया है। अब ये क्या मामला है, इस पर लीगी मौक़िफ़ क्या है, अभी तक पार्टी की तरफ से कोई मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आ रहा है, बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि DGISPR के प्रेशर के बाद ना तो अयाज सादिक साहब ने अपने बयान पर कोई माफ़ी मांगी है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात अयाज सादिक के बयान से इजहार ला ताल्लुकी किया है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक के इस बयान को एंडोर्स करती है? अब्बासी साहब, जो हाउस में बात की है, अयाज सादिक साहब जिम्मेदार आदमी है और इसमें तो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जो कि कौमी सलामती के खिलाफ की हो या किसी इदारे के खिलाफ की हो। उन्होंने तो एक हुकूमत के वजीर की जो उन्होंने वहाँ पोजीशन बताई थी उस हवाले से बात की है कि इस इशू पे भी जब कौमी सलामती का इशू था और ये इनकी ये हालत थी तो अपोजिशन इनके साथ खड़ी थी, लेकिन खुद वज़ीर आज़म साहब हाउस में मौजूद होने के बावजूद नहीं है। वो इस सेंस में बात थी नहीं, वो जो भी पोजीशन थी, लेकिन ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होनी चाहिए। बादशाह साहब, मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है। और फिर मुझे ये बता दें सर कि मरियम बीबी, जिनका ट्विटर हैंडल बहुत एक्टिव होता है, मियाँ साहब के हवाले से कोई स्टेटमेंट आ जाता है लंदन से, ना तो उनके ट्विटर पर कोई ट्वीट की गई है, ना ही कोई स्टेटमेंट सामने आया है। इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और जैसे आप कह रहे हैं, अयाज सादिक के बयान के पीछे खड़ी है और उसको एंडोर्स करती है। नहीं, मैंने तो ये कहा कि पार्टी का प्रॉपर रिस्पांस जो है ISPR की स्टेटमेंट के बाद कल तक आ जाना चाहिए। सर, क्या रिस्पांस होना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे पार्टी क़यादत को? आप क़यादत को क्या सजेस्ट करते हैं, क्या रिस्पांस होना चाहिए? मुझसे मुशावरत की गई तो मैं बिल्कुल अपनी जो सोच रखता हूँ वो बिल्कुल मशवरा दूंगा, लेकिन जब तक मेरी पार्टी का
फैसला सामने ना आए, रिस्पांस में उससे कबल अज वक्त बात करनी मुनासिब। अच्छा भाई साहब, जराये के मुताबिक मियां साहब और मरियम नवाज साहिबा अयाज सादिक साहब के इस स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा खुश है और उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि अयाज सादिक साहब के इस बयान को डिफेंड किया जाए, इसका दिफा किया जाए। क्या ये खबर दुरुस्त है? जी, इस हवाले से मुझे तो इल्म नहीं है कि, लेकिन अगर कोई मीटिंग हुई, अगर किसी हवाले से कुछ बात हमारे सामने आई तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बात रखूंगा। लेकिन अभी मेरे नोटिस अगर पार्टी क़यादत की तरफ से आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अयाज सादिक साहब के बयान का हर फोरम के ऊपर दिफा किया जाए, तो आप पार्टी क़यादत के इस हुक्म को मानेंगे सर? जी, मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, जो पार्टी का फैसला होगा, जो क़यादत का फैसला होगा, इंशाअल्लाह उस पर हम स्टैंड लेंगे। इतनी देर क्यों हो रही है सर? मतलब ये दो रोज पहले का वाकया है, अभी तक तो पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था, कोई बयान जारी हो जाना चाहिए था। इंशाअल्लाह उम्मीद है आ जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी। शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, बात अब माफी से आगे निकल गई है, अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और 2 दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं। तो अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है अयाज सादिक साहब के खिलाफ, तो फिर पार्टी का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए सर? जी, हमारा फिर ये मौक़िफ़ होगा कि इससे पहले जो मुल्क की सियासी क़यादत ने, जो इमरान खान साहब ने कौमी इदारों के बारे में बातें की हैं, उन पे भी कमीशन और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये ठीक बात है, फिर पहले उनसे शुरू होना चाहिए। जब हम हुकूमत में थे और इदारों के हवाले से वो बातें कर रहे थे, उसमें भी होना चाहिए। क्या वो ठीक था और आज अगर कोई और कर रहा है तो गलत है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत की नज़र में मामलात माफ़ी से आगे बढ़ गए हैं, जबकि नून लीग माफ़ी मांगने से इनकारी है। क्या मजलिस शूरा के रुकन के खिलाफ असम्बली में बात करने पर मुकदमा बनाया जा सकता है? क्या अयाज सादिक के पार्लियामान में की गई तकरीर गद्दारी के जुमरे में आती है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी आगे बढ़ाई जा सकती हैं? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्टा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद नासिर चट्टा साहब आपके वक्त के लिए। सर, क्योंकि आप बतौर स्पीकर कौमी असम्बली इजलास को कंडक्ट करते रहे हैं, अयाज सादिक साहब ने, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, जो रिमार्क्स रिसेंटली दिए हैं और जिस हवाले से बहस भी हो रही है, शिबली फराज साहब कहते हैं बात माफ़ी से आगे बढ़ गई है और कानून अपना रास्ता लेगा, तो रूल्स ऑफ द बिजनेस क्या कहते हैं कि एक पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ जो उन्होंने कहा है उस पर क्या कार्रवाई कानूनी तौर पर अमल में लाई जा सकती है? वाज़ेह है उनके बयान से कि उन्होंने बात तो कमर जावेद बाजवा के खिलाफ की है। असेंबली में जुडिशरी और फौज के बारे में कोई ऐसी बात करना जिससे उनको उनकी इज्जत और उनके वकार में फर्क आता हो या उनको नुकसान पहुंचता हो, तो वो एक खिलाफ ज़ाब्ता है। नहीं, वैसे उस रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो सिपा सलार का नाम नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब नाम नहीं है, लेकिन एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा है। पहले बात उसी की कर रहे थे। अगर अयाज सादिक साहब क्लैरिफाई कर दें आके कि असल में मेरी इंटेंशन नहीं है जैसे वो कह रहे हैं, तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा? उनकी इंटेंट को कौन देखेगा और फिर कैसे ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़े? देख सकता जी, ये तो स्पीकर नहीं देखना है क्योंकि ये हाउस के अंदर का मामला है। तो आप ये समझते हैं कि ये डिस्कोर्स बाहर सेटल नहीं होगा या हाउस के अंदर सेटल होगा? हाउस के अंदर होगा मेरा ख्याल है जी सेटल। ये तो सर जो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वक्त और आपके रूल्स काफी बदल चुके हैं। अच्छा, 2 दरखास्तें भी अयाज सादिक साहब के खिलाफ थाने में जमा कराई गई हैं और उसमें थाने में तो ये कन्वाइजेबल मेरा ख्याल है, कतन नहीं हो सकता। अच्छा, शिबली फराज साहब का जो ट्वीट है ना सर, वो कहते हैं कि बात अब माफी से बहुत आगे निकल गई है और कानून अपना रास्ता लेगा। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहता हूं कि कानून जो है क्या इस पे खामोश है? जी, कानून मेरा ख्याल है इसमें कोई उसकी कोई ये नहीं कि मना किया गया है कि जो मुझे याद है मना किया गया है कि आप ऐसी बात ना करें जिससे अदलिया या मुसल्लह फौज के इमेज को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन उसके बारे में उसकी कोई सजा या कोई तरीकाकार सजा देने का मेरा ख्याल है उसमें कोई वाज़ेह नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्टा हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ आपने जाना। इस तमाम तर मामले पर यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि पीडीएम के दरमियान इख्तलाफात की खबरों में किस हद तक सदाकत पाई जाती है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक जानिब मुस्लिम लीग नून की क़यादत इंतहाई खतरनाक बयानियों को लेकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक को जारी रखे हुए है, वहीं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से गिलगित इंतखाबात के बाइस तहरीक फिलहाल मुअत्तल है। मरियम नवाज ने क़यादत को लाहौर में पार्टी कारकुनान को फाल करने का टास्क दे दिया है। वहीं हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमातों के दरमियान इख्तलाफात के दावे भी किए जा रहे हैं।
मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के दरमियान होने वाली मुलाकात पर भी कई सवालात किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है मरियम नवाज साहिबा से। इसी हवाले से आज वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने भी दावा किया है कि अपोजिशन जल्द टूट जाएगा और मुस्लिम लीग नून का पर्टिकुलरली वो मुस्तकबिल तारीख देख रहे हैं। इस हवाले से सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है उसकी झलक आपके सामने रखता है। जितना मीम लीग को और नून लीग को खुल के मौका दिया जाएगा और खुसूसन मीम लीग को, वो अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क करेगी और वो अपने साथ जितनी मिक्स अचार पार्टी है उसका भी बेड़ा गर्क करेगी और वही चीज अब आपके सामने आना शुरू होगी। आज मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर दूं, मेरी प्रेडिक्शन और मेरे शाहीनों की प्रेडिक्शन ये है, मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी इंशाल्लाह। अब यहाँ कई अहम सवाल उठ रहे हैं। क्या अपोजिशन जमातें नवाज शरीफ के बयानिए से नालायं? क्या मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के बयानिए को आगे लेकर चलने से नाखुश हैं? क्या अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस नवाज शरीफ के बयानिए के बाद तहरीक को आगे बढ़ाना चाहती हैं या फिर नहीं? आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सिवा दीगर तमाम सियासी जमातें अपनी तकारीर में इंतहाई मोहतात अंदाज इख्तियार किए हुए हैं? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त रहनुमा JUIFA अल्लामा राशिद सुब्रो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, क्योंकि PDM की सरबराही JUIFA के पास है और इस वक्त PDM की एक बड़ी अहम जमात, सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होता चला जा रहा है। तो JUIFA पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए को सपोर्ट करती है, हिमायत करती है? मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए को आपकी तायद हासिल है? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि उस दिन ये सवाल सक्खर में मौलाना फजलुर रहमान साहब से सक्खर के सहाफियों ने किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसके जवाब में ये कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया गलत है तो फिर हमें बताया जाए कि सेलेक्टर्स कौन हैं और उनको लाने वाले कौन हैं। मियां नवाज शरीफ को कहेंगे कि वो उनके खिलाफ फिर बोलें। अगर कोई और बंदा मंजर आम पर नहीं लाया जाता जिसने मैंडेट चोरी किया है तो फिर तो जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया ही होगा कि जिन्होंने हमारे वोट को चोरी किया और चोरी करके एक बंदे को मुसल्लत किया जिसने 2 साल हुक्मरानी के अंदर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ सिलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड होने के साथ साथ नाअहल भी है, जिसने 2 साल में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हजरत 2 रोज पहले पार्लियामान के फ्लोर पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया अभिनंदन की रिहाई से मुताल्लिक, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस पर यकीनन कौमी सलामती पर हर्फ तो जरूर आया है ना, और इंडियन मीडिया ने इसको एक्सप्लॉइट भी किया है, अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी किया है। ये स्टेटमेंट्स अगर आते रहेंगे तो यकीनन मुल्क की सैंक्टिटी जो है उसको तो ठेस पहुंचेगी ना सर। देखें, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि मोदी के कामयाबी की दुआएं कौन मांगता रहा? कश्मीर का इशू आज कहाँ खड़ा है? खित्ते के अंदर इमरान खान की जब हुकूमत नहीं थी उस वक्त हम सिर्फ हिंदुस्तान के सामने मद्दे मुकाबिल खड़े हुए थे। आज पूरे खित्ते में हम तन्हाई का शिकार हैं। चाइना हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे नाराज है, सऊदी अरब हमसे नाराज है, तुर्की हमसे नाराज है। ये चीजें कौम क्यों नहीं देखती? इन पर नजर क्यों नहीं है? लेकिन हसन देखें कि इस वक्त ऑपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बड़े सीनियर लीडर, सीनियर अकाबरीन बैठे हुए हैं। उसमें 2 साबिक वज़राए आज़म विराजमान होते हैं। उस पे जो है आपकी क़यादत होती है, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत होती है। या सादिक साहब खुद बड़े सीजन्ड आदमी हैं। वहां से ये स्टेटमेंट्स, क्या हुकूमत अगर इस तरह की गैर संजीदा बयान देगी तो ऑपोजिशन भी रद्द-ए-अमल में इसी तरह की गैर संजीदा मेरा ख्याल है कि बात अयाज सादिक साहब ने की है, वो उस पर बेहतर रद्द-ए-अमल दे सकते हैं कि उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की है, उसका सियाक और सबाक क्या था। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अपोजिशन का मौक़िफ़ तो वाज़ेह और साफ है। अपोजिशन तो इस मुल्क को बचाना चाह रही है। सर, इस तरह के स्टेटमेंट से जो PDM की मूवमेंट है उसको कितनी ठेस पहुंच रही है आपकी नजर में? PDM की मूवमेंट को जितनी ठेस पहुंची है वो गुजरांवाला का जलसा आपके सामने है। अवाम ने कितना एतमाद किया। अगर ठेस पहुंची है तो आप शुरका उस जलसे में क्यों आए? कराची के जलसे बाग जिना में तिल धरने की जगह नहीं थी। कोयटा का जलसा आपके पास है। अगर PDM के बयानी को ठेस पहुंची तो अवाम लाखों की तादाद में PDM के जलसों में शिरकत न करता। देखिए ये जलसे, राशिद सुब्रो साहब, ये जलसे तो हो गए। अब 2 रोज पहले अयाज सादिक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, यकीन ये स्टेटमेंट तो हाल ही में आया है ना, इस स्टेटमेंट के बाद आप क्या देखते हैं कि PDM जो है वो कितना डैमेज हुआ है सर उसका स्टांस? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, उस पर आप अयाज सादिक साहब से ही उसका जवाब ले सकते हैं। हमने तो वाज़ेह कहा है कि जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है
वो हमारा दुश्मन है। जो भी पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है हम उसके खिलाफ लेकिन सर सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आपकी जमात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पूछे, उनकी क़यादत से बात की है कि आपकी तरफ से ये जो बयानात आ रहे हैं, क्या क़यादत को कॉन्फिडेंस में लेके या सादिक साहब ने स्टेटमेंट दिया? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम की क़यादत का इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस होने हैं। मौलाना साहब अभी लाहौर में हैं, कल परसों तक वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उन्होंने पीडीएम का सरबराही इजलास भी तलब किया है, उसमें बहुत सारी चीजें वहां डिस्कस होंगी। अच्छा राशिद सुमरो साहब, हमारी मालूमात के मुताबिक मौलाना साहब की बात भी हुई है मरियम नवाज साहिबा से और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, खदशात भी सामने रखे हैं कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस तरह से तो पीडीएम की मूवमेंट आगे हम इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। क्या ये खबर दुरुस्त है? न, मेरे नॉलेज में से कोई खबर नहीं है। यानी आपका अभी तक राब्ता नहीं हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से? मुझे इस राब्ता जरूर हुआ होगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि शिकवा शिकायतें की हैं, पीडीएम का चलना मुश्किल है, ये चीजें मेरा ख्याल है कि अफवाह पर मबनी है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आपके हलकों में सर, खासतौर पे JUIF के हलकों में कोई ऐसी आपके कैंप में बात हो रही है? पीडीएम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, अवाम पीडीएम पर एतमाद कर रहा है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम को उनके मसाइल और मुश्किलात से निकालने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो झंडा लेकर आगे चले हैं उसी के साथ कामयाबी हासिल। मैं सुमरो साहब आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि कॉमनर का इशू महंगाई है, यकीनन इस मामले के ऊपर अवाम आपके साथ निकली भी है और निकले भी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट अयाज सादिक साहब ने दिया है इस पर यकीनन अवाम में भी गम और गुस्सा पाया जाता है और जो पब्लिक सेंटिमेंट सामने आ रहा है वो अवाम में को मकबूलियत नहीं पा रहा। हजरत मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी कहा अयाज सादिक साहब के स्टेटमेंट पर अयाज सादिक साहब से वजाहत पूछ लें, लेकिन बात यह है कि शाह अवैस नूरानी साहब ने कोयटा में एक बात की जो उनके जबान से एक लफ्ज निकला, उन्होंने खुद कहा कि स्लिपिंग ऑफ टंग था, लेकिन जिस तरह उसको उछाला गया, क्या शाह अहमद नूरानी का वालिद बानियाने पाकिस्तान में नहीं? क्या शाह अहमद नूरानी साहब ने आईन पाकिस्तान नहीं दिया? क्या अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असेंबली नहीं रहे? क्या उन्होंने पाकिस्तान? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नूरानी साहब ने जो वजाहत दी उसके बाद ये मामला डिफ्यूज हो गया, लेकिन अयाज सादिक साहब के यहाँ से ना कोई वजाहत आई है, ना उनकी पार्टी की क़यादत ने अयाज सादिक साहब से पूछा। अभी आप एक कॉल उनको मिला लेना, उनसे पूछ लें। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके पास सरबराही है ना सर पीडीएम की, बतौर सरबराह जो है वो पीडीएम पूछना चाहिए ना। मैंने आपको अपना मौक़िफ़ दे दिया है। ये अयाज सादिक साहब की ज़ात को आप अगर पीडीएम की पॉलिसी करार देंगे, अयाज सादिक साहब की स्पीच को पीडीएम की पॉलिसी करार देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती होगी। पीडीएम का जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की आप किसी स्टेटमेंट को पीडीएम की स्टेटमेंट तस्वुर कर सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की किसी, लेकिन अयाज सादिक साहब ने क्यों कहा, उनका क्या मकसद था? मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर ये होगा कि आप उनको ऑनलाइन जो बात हजरत मैं समझ पाया हूं, आप ये कह रहे हैं कि अयाज सादिक साहब के स्टेटमेंट का पीडीएम की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं और पीडीएम जो है अयाज सादिक साहब के स्टेटमेंट से खुद को डिस्टेंस करती है। आप उससे जो भी मकसद लें, मेरा मकसद ये है कि ये छोटी छोटी चीजें निकाली जाती हैं जिसको गलत रुख में अवाम के सामने, लेकिन ये पीडीएम की पॉलिसी नहीं है। पब्लिक बड़ा क्लियर हो जाए कि ये पीडीएम की पॉलिसी नहीं है। पीडीएम की अव्वल पॉलिसी और आखिर पॉलिसी पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान के इज्जत और नामूस पर किसी किस्म का कोई हरफ कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रहनुमा JUIF अल्लामा राशिद सुमरो हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद तज़किरा करेंगे कि गंदम की इमदादी कीमत यानी सपोर्ट प्राइस पर सूबों के माबैन इत्तफाक राय क्यों नहीं है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ज़राई दौलत से माला माल पाकिस्तान, जिसकी ज़मीन सोना उगलती है, जो खुराक पैदा करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है, आज यही पाकिस्तान बैरून मुल्क से गंदम दरामद कर रहा है। पाकिस्तान में गंदम की किल्लत क्यों पैदा हुई? किसके कहने पर गंदम पहले बरामद की गई, अब ज़्यादा कीमत पर दरामद की जा रही है? फीड फैक्ट्रियों को गंदम क्यों फ़रोख्त की गई? ऐसे दर्जनों सवालात हैं जो आवाम हुकूमत से पूछ रही है। लेकिन गंदम की किल्लत की एक बड़ी वजह किसानों को उनकी मेहनत का भरपूर फल ना मिलना भी है। गुज़श्ता दिनों इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की इमदादी कीमत यानी सपोर्ट प्राइस 1400 से बढ़ाकर 1600 रुपये करने की तजवीज़ थी। इजलास में
ये तय हुआ, लेकिन इस पर भी सिंध हुकूमत मुत्तफिक नहीं हो पाई और गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाकर 2000 रुपये फी मन मुकर्रर कर दिया है। सिंध हुकूमत की तरफ से सपोर्ट प्राइस में बेपनाह इजाफा किया गया है। यकीनन किसानों को इस हवाले से रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्या अल्टीमेटली आटे के थैले की कीमत बढ़ नहीं जाएगी? 20 किलो आटे का थैला जो इससे पहले जितने में मिल रहा है, अब 2000 रुपये सपोर्ट प्राइस करने के बाद अल्टीमेटली उसकी कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और फिर सिंध हुकूमत क्या सब्सिडी में भी इजाफा कर रही है या फिर सिर्फ सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया जा रहा है? और अगर इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तरफ से 1600 रुपये मुकर्रर किए गए तो सिंध हुकूमत किस तरह 2000 करने पर मुतहम्मिल हो सकती है? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सिंध से सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सवाल उनके सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब आपके वक्त के लिए। गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से जो मामला है, उसमें सिंध ने जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है वो 2000 रुपये फी मन है। 2000 रुपये फी मन जो सपोर्ट प्राइस है, यकीनन उससे किसान तो यकीनन खुश होगा कंपैरेटिवली दीगर प्रोविंसेस के मुकाबले में। और फिर जो ईसीसी ने जो सपोर्ट प्राइस की तौसीक की है सिंध की तरफ से, उसमें इजाफा किया गया है। ये बताएगा कि सिंध हुकूमत कैसे मैनेज करेगी और फिर अगर इतनी सपोर्ट प्राइस होगी तो अल्टीमेटली आटे के थैले की कीमत तो बढ़ जाएगी। राव साहब देखें, बिल्कुल आपने जो कहा, आप थोड़ा अगर हम देखें जो एक तो जो असबाब हैं जिनकी वजह से हमने सिंध हुकूमत ने और सिंध की हुकूमत की काबीना ने ये फैसला किया है, उसमें जो सबसे अहम सबब जो वो ये था कि हमें ये देखना होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हम इस वक्त गंदम की ओपन जो मार्केट चल रही है वो क्या है। 2-3 चीजें आपको एग्जामिन करके उसके बाद एसरटेन करके उसके बाद आपको प्राइस फिक्स करनी पड़ती है। इस वक्त ओपन मार्केट क्या चल रही है, जो एक गवर्नमेंट रिलीज कर रही है सब्सिडी दे के, वो अलग चीज है। लेकिन आम तौर पर गंदम की ओपन मार्केट में जो सेल हो रही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर फ्लावर मिल्स वाले ले रहे हैं, वो कितने में ले रहे हैं, नंबर 1 ये। नंबर 2 ये जो सबसे अहम चीज जो हमें एग्जामिन करना पड़ता है, जो देखना पड़ता है कि इनपुट कास्ट क्या आ रही है। काश्तकार को जो ग्रो करता है, गंदम उगाता है, उसका फी मन खर्चा कितना आ रहा है, उसके फर्टिलाइजर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है और उसको उसके पैसे उतने मिल नहीं रहे, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है किसान को। लेकिन बात यह है कि ये तमाम तर मामला ईसीसी के पेश नजर भी तो होगा और ईसीसी ने जो फैसला किया है वो इन तमाम तर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए किया है। आपको नहीं लगता सर कि ये पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है पॉलिटिकल ब्लेम गेम है कि विफाक कुछ और फैसला करता है तो सिंध ये सोच लेता है कि विफाक से हटकर फैसला करेंगे? जो नहीं, हम हट के नहीं कर रहे हैं, हम रियलिटी देख रहे हैं। हम अगर हम रियलिटी को नहीं फेस करेंगे, एसरटेन नहीं करेंगे, तो कल ये होगा कि मैं समझता हूँ हमें जो सबसे फूड आइटम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे पास गंदम होती है, जो कि फूड सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा अहम और एसेंशियल आइटम है, जरूरी है, वो हम टोटल इंपोर्ट पे इन्हिसार करेंगे। और अब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं टीसीपी के जरिए या प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, वो तकरीबन हमें 2000 रुपए से फी मन से जायद पड़ रहा है, जो कि इंफीरियर क्वालिटी की। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इंपोर्ट तो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा मुल्क जो एग्रीकल्चरल लैंड है जिसके पास, वह इंपोर्ट हो गंदम, बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं। लेकिन राव साहब देखिए, मेरा सवाल सुन लें, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। 2000 रुपए अगर आप सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर देंगे तो एक कॉमनर के लिए 20 किलो आटे के थैले की कीमत तो अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। अच्छा नहीं होता कि आप किसान को सब्सिडी दे देते, खाद के ऊपर सब्सिडी देते, बीज के ऊपर सब्सिडी देते, ताकि वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती? नहीं, मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इनपुट कास्ट आप फिर ये चाहते हैं कि जो आटे की कीमत वही पुरानी हो जाए, तो फिर खुदा करे इस वफाकी हुकूमत को कोई अक्सरदार निकल आए, ये इनपुट कास्ट रिड्यूस करनी होगी। इनपुट कास्ट रिड्यूस करने के लिए आपको तेल की कीमतें भी कम करनी होगी, बिजली की भी, गैस की भी, खाद की भी, पेस्टिसाइड की भी, फ्यूल की भी, जो तमाम लागत आती है फार्मर की, किसान की, काश्तकार की, उनको आप 2 साल पहले वाली कीमतों पे ले आएंगे तो फिर आपको गंदम भी उस कीमत पे मिलेगी और आटा भी उस कीमत पे मिलेगा, जो कि नामुमकिन है। तो इसमें सर सिंध हुकूमत ने सब्सिडाइज क्यों नहीं किया? खाद को, बीज को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमल करने के लिए सिंध हुकूमत ने सब्सिडी क्यों नहीं बढ़ाई है? रादर देन आपने सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी और ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है उसने कम की, आपने ज्यादा कर दी। देखें आपको हमारी जो मुआशी हालत है,
कोरोना कोविड के बहाने से, कोरोना के बहाने से इस हुकूमत ने जो इस मुल्क की वफाकी हुकूमत मुआशी हालत की है, हमें जो पैसे वफाक से मिलते हैं 3 महीनों में 65 अरब रुपये हमें कम मिले हैं। पिछले साल हमें 225 अरब रुपये वफाक ने कम दिए हैं। यही वजह है कि सिंध गंदम रोक लेता है पंजाब। मेरी बात सुने, हम पेंशन और सैलरीज का बिल जो महीने होता है वो मुश्किल से दे पाते हैं। उन हालत में भी ADP में इस साल हमने 3 अरब रुपये जो मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज में, सीड्स पे, पेस्टिसाइड पे, फर्टिलाइजर में हमने 3 अरब रुपये इस वक्त रखे हुए हैं जो सिंध हुकूमत सब्सिडी देगी। उसके अलावा मुख्तलिफ एग्रीकल्चर मशीनरी है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको तफसील सुनना चाहे तो एक लंबा है हमारे पास फैक्ट। आप मुझे टोटल बता दें कितना बजट मुख्तस किया है जो सब्सिडी की मद में जाएगा? कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सिडी क्या है ये बता दें। देखें, ये तो हमने सीधा 3 अरब रुपये ADP में शामिल किए हैं जो हम फर्टिलाइजर, सीड वगैरह पे देंगे मुख्तलिफ क्रॉप्स पे। लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो वाटर कोर्सेज को हम जो पुख्ता करने का प्रोग्राम है हमारे पास, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में हम देते हैं, उसमें हम अरबों रुपये सालाना जो होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देते हैं, जिसमें 70% सब्सिडी होती है, किसी में 50, किसी में 45। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहू साहब आपके वक्त के लिए। सिंध से सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद तज़किरा करेंगे कि सिंध में जबरी शादियां क्यों नहीं रुक पा रही हैं, आरजू राजा का केस उठाएंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी तलबा की ख्वाहिशात क्या हैं। ये दोनों मामला इस ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। आगे बढ़ने का ख्वाब, वतन अजीज के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून, देश की मांग से दारू से भर देने के सपने। हर पाकिस्तानी बच्चा यही ख्वाब जोश और जज्बे लेकर लड़कपन और फिर जवानी की तहलीज पर कदम रखता है। इन ख्वाबों की ताबीर के लिए वो आला से आला तालीम हासिल करना चाहता है, मगर इन सपनों में हकीकत के रंग भरने में उसके वसाइल आड़े आ जाते हैं। पाकिस्तानी तलबा आला डिग्री की हुसूल की ख्वाहिश तो रखते हैं, मगर यूनिवर्सिटी को आम आदमी की पहुंच से दूर भी करार दे रहे हैं। इस बात का इंकिशाफ गैलप पाकिस्तान के मुल्क भर में 1000 से जायद इंटर के तलबा की राय पर मबनी अपनी नौयत के पहले सर्वे में हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद आला डिग्री के हुसूल के सवाल पर हर 10 में से 9 तालिब इल्म यानी 90% ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आला डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जबकि 10% ने इसके बरक्स राय दी और आला डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन ना कराने का कहा। आला डिग्री के हुसूल की ख्वाहिश का इजहार 91% शहरी और 89% देही तलबा की अक्सरियत ने किया है। सर्वे में यह देखा गया है कि हर 5 में से 2 तलबा यानी 42% मास्टर्स तक डिग्री हासिल करने की तवक्को रखते हैं, जबकि हर 3 में से 1 यानी 32% PhD की डिग्री के हुसूल का ख्वाब देख रहे हैं। सर्वे के दौरान जामियात के आम आदमी के पहुंच में होने के तलबा से सवाल किया गया, जिसके जवाब में 83% ने महंगी फीसों के बायस जामियात को आम आदमी की इस्तिताअत से बाहर कहा, जबकि 17% ने पहुंच में होने का बताया। इस सवाल पर कि जामियात की फीस किसको अदा करनी चाहिए, तो सर्वे में शामिल 22% तालिब इल्मों ने वफाकी हुकूमत, जबकि 19% ने सूबाई हुकूमतों की तरफ देखा, जबकि हर 5 में से 1 तालिब इल्म यानी 19% ने तालिब इल्मों और उनकी फैमिलीज को जामियात की फीस देने का कहा। सर्वे में 39% ने फीसों की अदायगी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत या मुख्तलिफ इदारों पर मबनी कोई मजमुआ बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है, जबकि सिर्फ 1% ने निजी इदारों की जामियात की फीस देने का कहा है। सर्वे के नताइज को देखा जाए तो जिस तरह सेहत, बुनियादी तालीम और दीगर समाजी बहबूद के शोबों में हम इन्हतात का शिकार दिखाई देते हैं, इसी तरह आला तालीम का शोबा भी आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली का शिकार होता चला जा रहा है। हमने ना सिर्फ आला तालीम के शोबे में सरमायाकारी से हाथ उठा लिया है, बल्कि आला तालीम की यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने फ़राइज़ की अदायगी को पसे पुश्त डालते हुए नॉलेज के शोबे में तरक्की के सफ़र को तकरीबन रोक ही दिया है। तलबा के ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए ज़रूरी है कि हमें बेहतर तालीमी मनसूबाबंदी करनी होगी और वसाइल के खर्च में तरजीहात पर गौर व फिक्र करना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अब एक और मामले की तरफ बढ़ते हैं। 13 बरस की उम्र, तब्दीली मजहब और निकाह। गुज़श्ता चंद दिनों में इस पहेली को अगर हल करने का सोचा जाए तो एक ही नाम जहन में आता है और वो है आरजू राजा। कराची से ताल्लुक रखने वाली 13 साला मसीही बच्ची आरजू राजा को 13 अक्टूबर को अगवा के बाद जबरन मुसलमान किया गया और 44 बरस के अजहर अली से निकाह पढ़वाकर रुखसत कर दिया गया। आरजू के माँ बाप हैं कि सर पे हाथ रखे हुए आहुजारी में दिन रात एक किए हुए हैं। शनवाई हो भी तो कैसे हो, शनवाई करने वालों का तर्जुमान वो शख्स मुकर्रर हुआ है जिसके वालिद अहमद फराज ने लिखा था कि ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। सितम यह है कि रियासत मदीना का विर्द करने वालों के पास वक्त ही नहीं है।
एक गरीब मसीही घराने की दाद रसी में यकीनन हुकूमत का कुछ मफाद नहीं है। फूल सी बच्ची का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कसूर यह निकला है कि वो अक़लियती मजहबी गिरोह से ताल्लुक़ रखती है। सवाल तो यह भी जन्म लेता है कि क्या वाकई हम 21वीं सदी की जदीद दुनिया में जिंदा हैं? क्या मुसलमान कहलाने के लायक है? मासूम आरजू, जिसकी अपनी भी कई आरजुएं होंगी, जो घर में गुड़ियों से खेला करती थी, उसका एक 44 साला मर्द से निकाह करवा देना किसी भी माशरे में कबूल नहीं हो सकता है। सवाल यह भी है कि अब गैर मुस्लिमों को जबरन हल्का इस्लाम में दाखिल करने पर इतना इसरार क्यों है? दीन इस्लाम तो खुलेआम ऐलान कर रहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ला इक्राहा फिद्दीन। फिर अब मजहब को किसी की भी जात का हिस्सा समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं जान लेते कि जैसे किसी मुसलमान को अपना दीन अजीज है, बिल्कुल ऐसे ही किसी और को अपना मजहब जान से प्यारा हो सकता है। आरजू राजा के मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना बयान जारी किया और अपने बयान में कहा है कि सिंध हुकूमत कम उम्री में शादी के आरजू राजा के केस के फैसले पर नजरसानी के लिए अदालतों से रुजू करेगी। उन्होंने मजीद लिखा है कि आरजू राजा केस में अगर मौजिज अदालत को शुबहात हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा। सिंध हुकूमत के अपने दायराकार में इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया। अब यकीनन ये एक अच्छा अमल है और इस मामले का मुस्तकिल हल तलाश करना चाहिए ताकि मोहब्बत व अखुवत के दीन, अमन व सलामती के मजहब इस्लाम की हकीकी तालीमात आवाम के सामने आ सकें। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।